Hello students. Hi. Students, today we are going to start a topic in cost accountancy. जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है cost accountancy. In that we are going to start a topic. Okay, the topic name is cost sheet. Okay, a very important chapter in this subject. So in cost accountancy today we are going to learn the concepts and the questions which are relating to the from the point of view of exams which are important. That is what we are learning in this chapter. Students, to start with this chapter, before that हम लोग एक चीज समझ ले कि इफ वी गो टू अ मार्केट, हम कोई एक प्रोडक्ट देखते हैं तो प्रोडक्ट में एक एमआरपी होता है. व्हाट डू यू मीन बाय एमआरपी? मैक्सिमम रिटेल प्राइस. ओके, एक एमआरपी का इक्वेशन क्या है, मतलब एक एमआरपी कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स? तो एमआरपी फाइंड करने के लिए द इक्वेशन इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. ओके, एमआरपी मीन सेलिंग प्राइस. एक एमआरपी फाइंड करना है प्रोडक्ट का, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो इक्वेशन इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. सो वेरी इंपॉर्टेंट, टू कम टू एमआरपी वी शुड नो दी कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट. बराबर है, कोई भी प्रोडक्ट का वो कॉस्ट हमें पता चलना चाहिए कि उसको बनाने में कितना खर्च गया है. फिर उसमें हम लोग हमारा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे तो हमें हमारा डिजायर्ड सेलिंग प्राइस दैट इज एमआरपी मिल जाएगा, जो प्रोडक्ट मार्केट में सोल्ड होगा वो दाम से. ओके, सो टू फाइंड आउट द कॉस्ट, so how to find out the cost? So here in this subject cost accountancy we are learning how to find a cost of a product. एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे फाइंड करने का वो हम लोग ये सब्जेक्ट में सीखेंगे. दैट इज, इन दिस सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटेंसी वी आर लर्निंग हाउ टू डिटरमाइन द कॉस्ट एंड हाउ टू कंट्रोल द कॉस्ट. ओके, डिटरमाइन द कॉस्ट मतलब देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग अ कॉस्ट. एक प्रोडक्ट का कॉस्ट फाइंड करने के लिए डिफरेंट मेथड्स है जो हम लोग ये सब्जेक्ट में सीखेंगे. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दे दूं, यूनिट कॉस्टिंग कर होता है, बैच कॉस्टिंग होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग कॉस्ट फाइंड करते हैं. दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग स्लोली ग्रेजुअली इन दिस सब्जेक्ट. ओके, दिस सब्जेक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट टाइम टू यू ऑल, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस सब्जेक्ट. हाउ टू कंट्रोल द कॉस्ट. अगर अभी कॉस्ट फाइंड तो कर लिया, बट अगर कॉस्ट ज्यादा आ रहा है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है? तो देयर आर ऑल्सो डिफरेंट टेक्निक्स फॉर कंट्रोलिंग द कॉस्ट. ओके ओके, दैट इज बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग. ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स है, वो भी हम लोग ये सब्जेक्ट में इन ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर ड्यूरिंग द कोर्स विल बी लर्निंग दैट. तो ये डिफरेंट टेक्निक्स से विल बी learning how to control the cost of a product. But today our main focus, as I told you, we are concentrating on the topic cost sheet. Cost sheet is basically used, okay, to find out the cost, या basically यूनिट कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग मेथड क्या होता है वो हम लोग कॉस्ट शीट में बेसिकली सीखेंगे. यूनिट कॉस्टिंग से मेरा मतलब है हाउ टू फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट. एक प्रोडक्ट का कॉस्ट पर यूनिट आपको फाइंड करना है. जैसे एक बड़ी मशीनरी कंपनी बना रही है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट मशीनरी, उसमें कितना खर्चा गया, तो वो हम लोग ये कॉस्ट शीट बनाकर वो चीज फाइंड कर सकेंगे. सर्टन प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस इन बैचेस, तो दैट इज बैच कॉस्टिंग. जैसे कि एग्जांपल पे तौर पे दे दूं, बिस्किट कंपनी है, पार्ले कंपनी है. ओके, तो अभी पार्ले बिस्किट अगर आप देखोगे तो एक बिस्किट एट अ टाइम नहीं बनेगा. जब वो प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो 10,000 50,000 बिस्किट एट अ टाइम बनेंगे. सो व्हाट इज द कॉस्ट पर बैच ऑफ दैट प्रोडक्ट, तो वो हमें वहां से पता चलता है. या फार्मास्यूटिकल कंपनीज है दैट प्रोड्यूसेस मेडिसिन, जैसे कि क्रोसिन का गोली बना रहे, तो एक गोली एट अ टाइम नहीं बनेगा, एक साथ में 10,000 50,000 गोली एट अ टाइम बनेगी. तो व्हाट इज द कॉस्ट पर बैच, तो यहाँ पर बैच कॉस्टिंग मेथड यूज्ड होता है. तो कॉस्ट शीट विल हेल्प अस टू फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट एंड कॉस्ट पर बैच ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ओके, तो अगर हम लोग को ये सब कॉस्ट अभी फाइंड करना है, ये मेथड समझना है, तो यहाँ पर ये जो कॉस्ट टर्म को है उसको बेसिकली हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हाउ दिस कॉस्ट इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू. तो यहाँ पर इन कॉस्टिंग और इन दिस सब्जेक्ट द कॉस्ट इज बेसिकली divided into two, that is direct cost and indirect cost. अब स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट मींस व्हिच आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट बनाने के लिए ये खर्चे तो करने ही पड़ेंगे, दैट इज द डायरेक्ट कॉस्ट. ओके,
सो डायरेक्ट कॉस्ट, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपका कॉलेज से रिलेटेड एग्जाम्पल दूं तो ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अभी आप कॉलेज जाते हो, व्हाट इज द मेन इंटेंशन ऑफ गोइंग टू कॉलेज? अभी वैसे तो और भी बहुत सारे चीजें हैं जिसके लिए आप कॉलेज जाते हो स्टूडेंट्स, बट जो मेन पर्पज है कॉलेज जाने का वो क्या है आपका? पढ़ाई करने के लिए, फॉर स्टडीज। ओके, तो आप कॉलेज जा रहे हो पढ़ाई करने के लिए, तो आपको कौन पढ़ाता है? टीचर्स पढ़ाते हैं, प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं। सो दैट टीचर्स एंड प्रोफेसर सैलरी, रेम्यूनरेशन आर डायरेक्ट कॉस्ट टू दी कॉलेज। मतलब कॉलेज चलाना है तो टीचर्स का जरूरत ही होगा, तो उनको तो पेमेंट करना ही है, बिना टीचर कॉलेज कैसे चलाएंगे? सो दे आर कंसिडर लाइक द डायरेक्ट कॉस्ट, उनके जो पेमेंट्स है वो डायरेक्ट कॉस्ट हो गए। अभी आप कॉलेज में जाते हैं तो बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होती है, या बहुत सारी और भी सारी चीजें होती है। जैसे आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, आपको टीचर पढ़ा रही है, आपको फीस भरना होगा, तो आप किधर टीचर को फीस देते हो? नहीं, आप ऑफिस में जाते हो तो वहां पर एडमिन स्टाफ होते हैं, क्लेरिकल स्टाफ्स होते हैं, जो आपसे ये काम, आपसे ये जो फीस लेकर आपको रिसीव वगैरह देते हैं। कॉलेज में प्रिंसिपल होता है, शायद प्रिंसिपल आपको डायरेक्टली सिखाता ना हो, बट कॉलेज को मैनेज करने के लिए भी देयर रिक्वायर सम पर्सन, तो प्रिंसिपल हैंडल्स एवरीथिंग। ओके, आप सुबह क्लास में जाते हो तो क्लास एकदम साफ सुथरा रहता है। ओके, सो वो क्लीनिनेस कौन करता है? तो बेसिकली देयर आर प्यून्स एंड बाईज एंड एवरीवन हु टेक केयर्स ऑफ दैट थिंग। बट वो डायरेक्टली आपको पढ़ाते नहीं, बट दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रन अ कॉलेज, टू मेंटेन अ कॉलेज। तो वैसे वाले खर्चे को हम लोग क्या बोल देंगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओके, तो that means which are directly associated to the final product, these are all what we called as direct cost, और जो indirectly related होते हैं that is indirect cost. आई होप सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो जैसे अगर मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है, कोकोनट ऑयल बनाना है, तो उसमें कोकोनट तो मुझे पहले सबसे पहले चाहिए, तो कोकोनट का जो खर्चा होगा दैट इज माई डायरेक्ट कॉस्ट। अब वो कोकोनट ऑयल बनाने के बाद उसको एडवर्टाइज करनी होगी, प्रमोशन करनी होगी, देयर वुड बी सम स्टाफ्स, ओके, विच विल बी टेकिंग केयर ऑफ एडमिन वर्क्स एंड एवरीथिंग। ओके, सो उनका जो भी सैलरी वगैरह होगा दैट विल बी कंसिडर एज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होंगे, बट वो भी खर्चे जरूरी है, तो दैट विल बी कंसिडर एज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओके, सो दिस आर टू मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, तो जो प्रोडक्ट बनाने के लिए मतलब ये खर्चा करना ही है दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट, और एक जो खर्चा जो होता है बट वो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो दैट इज कंसिडर इनडायरेक्ट कॉस्ट। एक और एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे होटल का एग्जांपल ले लो, रेस्टोरेंट चलाना है आपको, तो रेस्टोरेंट में लोग खाना खाने आएंगे, तो खाना खाने के लिए वो इंग्रेडिएंट्स तो मांगते हैं ना हमें, सब वेजिटेबल्स वगैरह और जो भी इंग्रेडिएंट्स, जो वेज नॉन वेज जो भी आपको डिशेस बनानी, तो उसके लिए जो प्रोडक्ट्स आपको चाहिए तो वो मार्केट से आपको खरीदना पड़ेंगे, तो वो हो गया रेस्टोरेंट का डायरेक्ट कॉस्ट। बट रेस्टोरेंट में जब भी वो, और वो जो कुक जो खाना बनाएगा दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज अ डायरेक्ट कॉस्ट। ओके, कुक नहीं होगा तो खाना कौन बनाएगा, लोगों को सर्व कैसे करेगा? बट आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो वेटर्स होंगे, रेस्टोरेंट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वो डायरेक्टली खाना बनाने से या रिलेटेड नहीं होती, बट दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड ना, प्रमोशन इज रिक्वायर्ड, हॉस्पिटैलिटी इज रिक्वायर्ड। ओके, वो स्टाफ आपको अच्छी तरीके से ट्रीट करेगा, और दरबान रहेगा जो दरवाजा खोलेगा। ओके, तो उनकी जो एक्सपेंसेस है सैलरी, दैट इज कंसिडर एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओके, तो आई होप सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको समझ में आ गया। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को और भी डिटेल में समझने जाएंगे तो इसको और 3 पार्ट में बाइफरकेट किया गया है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, या सेमी फिक्स कॉस्ट भी बोलते हैं इसे। ओके, तो और थोड़ा डिटेल में क्लासिफाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आता है वेरिएबल कॉस्ट। नाउ व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? इट्स वेरीज विद द प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा तो खर्चा कम होगा। ओके, डायरेक्ट रिलेशनशिप है वेरिएबल कॉस्ट। ओके, जैसे कि हर मटेरियल जो भी यूज्ड होता है इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट ओनली, क्योंकि आप ज्यादा आउटपुट बनाओगे तो आपको ज्यादा खर्चा होगा, ज्यादा मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा कोकोनट ऑयल बनाओगे तो ज्यादा कोकोनट की जरूरत पड़ेगी, रेस्टोरेंट में ज्यादा खाना बनाओगे तो आपको क्या होगा, ज्यादा सामग्री लानी पड़ेगी, इंग्रेडिएंट्स का खर्चा बढ़ जाएगा आपका। ओके, कॉलेजेस में बैचेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाएंगे तो टीचर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तो दे आर ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर बेसिकली। ओके, तो जो वेरिएबल कॉस्ट है बेसिकली ऑल आर लाइक डायरेक्ट कॉस्ट, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्ट। और भी एक एग्जांपल दूं तो आपको ये तीनों पार्ट इजीली समझ में आए। हम लोग फोन यूज करते हैं स्टूडेंट्स, फोन में अलग अलग स्कीम्स होती है, तो अभी से फॉर एग्जांपल आपने लिया है जीरो रेंटल वाला स्कीम। कौन सा स्कीम? जीरो रेंटल, मतलब जितना बात करोगे उतना बिल आएगा, तो आप कम बात करोगे तो कम बिल आएगा, ज्यादा बात करोगे तो ज्यादा बिल आएगा। तो ये वाला टाइप का स्कीम को हम लोग किस में क्लासिफाई कर सकते हैं? इट्स लाइक अ वेरिएबल कॉस्ट।
More you talk, more will be your bill amount. Lesser you talk, lesser will be your bill amount. It's an example of a variable cost. Clear है? Fixed cost मतलब it is also called as periodical cost. Okay, periodical cost मतलब it remains fixed irrespective of the time. Okay, अभी fixed cost का भी अगर मैं वो फोन का ही एग्जांपल लूँ तो अभी आपने एक दूसरा स्कीम लिया हुआ है. ओके, आपने लिया हुआ है 500 रुपीज अनलिमिटेड पर मंथ. ओके, मतलब एक महीने का 500 रुपया फिक्स्ड बिल आएगा. आप बात करो चाहे ना करो या पूरी रात भर आप फोन पे लगे रहो. ओके, आपको 500 रुपया फिक्स्ड बिल आएगा. सो दैट इज कंसिडर एज फिक्स कॉस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ माय टॉक टाइम. मैं ज्यादा बात करूं कि मैं कम बात करूं, 500 रुपया तो मुझे देना ही देना है. दैट इज फिक्स. जैसे हमारा अभी कोचिंग क्लास है, तो कोचिंग क्लास में कैसे रेंट. ओके, अगर मैं पूरा दिन वो क्लास यूटिलाइज करूं कि नहीं यूटिलाइज करूं, मुझे तो रेंट देना ही देना है. दैट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ कॉस्ट दैट रिमेंस फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ माय नंबर ऑफ स्टूडेंट. मेरे नंबर ज्यादा हो कि मेरे नंबर कम हो, मुझे रेंट तो उतना देना ही देना है. सो दैट इज कंसिडर एज फिक्स्ड कॉस्ट. और तीसरा जो वेराइटी आता है स्टूडेंट्स इधर सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट. ओके, विच इज पार्टली वेरिएबल विच इज पार्टली फिक्स्ड. ऐसा कहा जाता है ओके, हर एक कॉस्ट लॉन्ग रन में इट्स लाइक अ वेरिएबल कॉस्ट ओनली. ओके, इट रिमेन्स फिक्स्ड फॉर अ सर्टेन पीरियड देन इट बिकम्स वेरिएबल. जैसे से फॉर एग्जांपल अभी आपने वही फोन का एग्जांपल ले, आपने ऐसी स्कीम ली है कि 300 फिक्स्ड आपको बिल आएगा एंड देन इट इज 0.20 पैसे पर मिनट. मतलब से फॉर एग्जांपल आपको जो बिल आना है वो 300 रुपये आपका फिक्स्ड बिल आएगा. आप बात करो चाहे ना करो, बट 300 रुपये के ऊपर अगर आपने वो उनका डेटा यूज कर दिया तो फिर आपको 20 पैसे पर मिनट के हिसाब से चार्ज होगा. फिर उसमें जितना आप ज्यादा करो तो उतना बिल आएगा, जितना कम करो मतलब इट इज फिक्स्ड अप टू सर्टेन लेवल एंड देन इट बिकम्स वेरिएबल. तो अलग अलग स्कीम होती है उनकी भी, तो जो स्कीम आप लोगे अकॉर्डिंगली वैसे होगा. ओके, तो अभी यहाँ पर कैसे 300 रुपया तो आना ही आना है, बट एक सर्टन लेवल है कि इतनी मिनट्स आप क्रॉस कर दोगे तो फिर 20 पैसा पर मिनट के हिसाब से आपको चार्ज होगा. तो इट इज फिक्स्ड अप टू सर्टन लेवल देन इट बिकम्स वेरिएबल. तो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट. तो बेसिकली यहाँ पर जो भी मटीरियल से रिलेटेड जो भी खर्च होता है स्टूडेंट्स, मैं उसको बोल सकता हूँ इट इज लाइक अ वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड में एग्जांपल दे सकता हूँ रेंट. ऑफिस का जो भी रेंट रहेगा दैट विल बी कंसिडर एज अ फिक्स्ड कॉस्ट. सेमी वेरिएबल सेमी फिक्स जो रहेगा तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को या टेलीफोन बिल को ले सकते हैं यहाँ पर. ओके, के विच रिमेन्स फिक्स्ड अप टू सर्टेन लेवल एंड देन इट बिकम्स वेरिएबल. जैसे कोई इनके चार्जेस होते हैं कि इतना तो महीने का आता ही आता है, फिर इसके ऊपर आपने ज्यादा यूनिट कंज्यूम किए तो आपको ज्यादा खर्चा लगेगा. तो इट इज अकॉर्डिंग टू दैट. So when all this cost, okay, direct, indirect, variable, fixed, semi-variable are added together in a systematic pattern, okay, in a systematic format में जब भी आप ये सब cost को लिखते हो, that format is what we call as cost sheet. क्या बोलते हैं उसे स्टूडेंट्स? cost sheet बोलते हैं. तो cost sheet is nothing but it is a sum of the total of all the costs recorded in a systematic manner in a particular format that is called as cost sheet. तो cost sheet का एक particular format है स्टूडेंट्स, वो format में हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है. तो जैसे बैलेंस शीट का कैसे फॉर्मेट होता है वैसे कॉस्ट शीट का भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है. तो वो फॉर्मेट स्लोली ग्रेजुअली आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू वो कैसे करना है आपको. ओके, बट वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाएंगे तो देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस व्हिच आर टू बी इग्नोर्ड. ओके, in the format. Basically all the financial expenses are not recorded in cost accountancy. Example of the financial expenses अगर मैं बोलूँ आपको तो financial expenses like interest, income tax, okay, dividend, profit and loss on sale of an asset. okay, तो ये टाइप के जो भी कॉस्ट है उसको इग्नोर करना है. वो कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आते, वो कॉस्ट शीट में नहीं आते. तो whenever it is given in the question you have to ignore such expenses. कॉस्ट शीट में वैसे कोई इनकम भी नहीं आती बिकॉज वी आर फाइंडिंग आउट द कॉस्ट. ओके, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. खाली सेल्स एक इनकम लास्ट में हम लोग कंसिडर करते टू फाइंड आउट द प्रॉफिट. ठीक है, तो बेसिकली टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑल द कॉस्ट आर कंसिडर हियर. फाइनेंशियल कॉस्ट आर टू बी इग्नोर, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आर टू बी इग्नोर. आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द थ्योरी, उसमें लिस्ट दिया है तो वो आइटम्स आपको इग्नोर करने हैं. खाली दो आइटम एक ऐसी है स्टूडेंट जो कंट्रोवर्शियल है. ओके, मतलब कुछ लोग कंसिडर करते हैं और कुछ लोग कंसिडर नहीं करते, जैसे कि वो है बैड डेट एंड डिस्काउंट अलाउड. अभी इसके दो ओपिनियन है. अभी पहली ओपिनियन ये है कि बैड डेट एंड डिस्काउंट
are both are basically considered as an financial loss. Okay, bad debt is a financial loss ना, आपको जो पैसा मिलना था वो आपको मिल नहीं रहा है, तो that is a loss. और डिस्काउंट आप सामने वाले को दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो लॉस. ओके, आपको उतना कम पैसा मिल रहा है, सो बोथ आर कंसिडर एज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस, देयरफॉर दे आर इग्नोर्ड. सेकंड ओपिनियन ऐसा है कि बैड डेट आप क्यों होता है, क्योंकि आप क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करते हैं. आप कैश पे गुड्स अगर सोल्ड करते तो बैड डेट ही नहीं होता था. आप उधारी पे दिए जब भी तो आपको बैड डेट हुआ. तो आप उधारी पे क्यों देते हो, तो आपका सेल्स बढ़ाने के लिए, तो इट इज कंसिडर एज सेलिंग एक्सपेंस. डिस्काउंट आप क्यों देते हो, ताकि आपका सेल्स बढ़े. ओके, सामने वाला ज्यादा क्वांटिटी खरीदे, या उसको थोड़ा इंसेंटिव दे दिया, प्रॉम्प्ट थोड़ा लालच दे देगा, सर अभी आप पेमेंट करोगे ना आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. तो देर आर मोर पीपल कमिंग टूगेदर, यार डिस्काउंट मिल रहा है, बाद में भी भरना है तो अभी भर लेते. सो इट इज एक्सपेंस विच इज इनकर्ड टू इंक्रीज सेल्स. तो अगेन दैट इज कंसिडर एज अ सेलिंग एक्सपेंस. तो कुछ लोग उसको सेलिंग एक्सपेंस कंसिडर करते हैं, कुछ लोग फाइनेंशियल. अगर आप सेलिंग कंसिडर करते हो तो फॉर्मेट में आएगा, बट अगर आप फाइनेंशियल कंसिडर करते हो तो आपको इग्नोर करना है. तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो. आपको एग्जाम में नोट लिखना है, बट हम लोग मेजॉरिटी को फॉलो करेंगे. मेजॉरिटी कंसिडर इट एज अ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस. सो वेन एवर अपने क्वेश्चन में आएगा तो हम एक यूनिफॉर्मिटी फॉलो करेंगे, हम एक नोट लिख लेंगे, सिंस इट्स अ फाइनेंशियल एक्सपेंस देयरफॉर इट इज टू बी इग्नोर्ड. ओके, ऑन दी अदर हैंड वाइस वर्सा आप अदर वे भी यूज कर सकते हो, बट बोथ आर करेक्ट. बट एग्जाम में आप अपना नोट लिख लेना. तो ओके, तो दैट क्लियर्स के ऑन विच अजम्पशन यू हैव कंसिडर्ड और यू हैव इग्नोर्ड दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस. आई होप सो आपको इतना पार्ट एकदम क्लियर हो गया स्टूडेंट्स. ओके, अभी नेक्स्ट आप अगर वो फॉर्मेट देखेंगे तो वो फॉर्मेट हम लोग वो जरा समझ लेते हैं. वो फॉर्मेट में क्या क्या चीजें दी है, कौन सी चीज कैसी लेनी है. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट फॉर्मेट फर्स्ट. सो स्टूडेंट्स, लेट अस टेक आउट दैट फॉर्मेट एंड अंडरस्टैंड दैट फॉर्मेट.